बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडीएस पार्ट 3 के कोर्स विजुअल बेसिक के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शाहिद अजीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस सीरीज के अब तक 2 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं जिनके अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखा था। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। तो आज हम तीसरी चीज फ्लो चार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की खबर आपको जल्द से जल्द मिल सके। मजीद ये कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पेपर में काम आएंगी या आगे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएंगी। तो चले जी, मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा क्या है? हमने सबसे पहले देखना है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करना पड़ती हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, उसके अंदर सिंबल्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, और फाइनली हम कोई फ्लो चार्ट के 1-2 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है? हमने जब एल्गोरिथम को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि एक एल्गोरिथम 2 तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है, या तो सूडो लैंग्वेज के अंदर या फ्लो चार्ट के अंदर। तो फ्लो चार्ट बेसिकली एक एल्गोरिथम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जब हम एक एल्गोरिथम के अंदर पाए जाने वाले स्टेप्स के फ्लो को तस्वीरी शक्ल में जाहिर करते हैं, वो हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा एंड ऑपरेशंस इन अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम। तो एक एल्गोरिथम के अंदर पाए जाने वाले एक्शंस, पाई जाने वाली प्रोसेसिंग, पाई जाने वाले ऑपरेशंस के फ्लो को जाहिर करता है। बस हम बताते हैं कि हमारे एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम अपनी फ्लो की तरतीब को जाहिर करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट जो होता है वो प्रोग्राम का एक प्लान होता है। जिस तरह हम एक घर बनाते हैं तो उसका हम एक नक्शा बनाते हैं, हम बताते हैं कि हम इस जगह पे ये चीज रखेंगे, इस जगह पे ये चीज बनाएंगे, इस जगह पे ये चीज बनाएंगे। इसी तरह जब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका भी हम एक नक्शा बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम ये चीज रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे। तो वो नक्शा, वो हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। इसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं जो कि एक प्रोग्राम के डिफरेंट ऑपरेशंस को या डिफरेंट फेजेस को जाहिर करती हैं। तो आगे हम जरा इन डिटेल इन सिंबल्स को देखते हैं। तो सिंबल्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं? सबसे पहली सिंबल है टर्मिनल्स, दूसरे नंबर पे फ्लो लाइंस, तीसरे नंबर पे इनपुट आउटपुट, चौथे नंबर पे प्रोसेसिंग, पांचवें नंबर पे डिसीजन मेकिंग। टर्मिनल्स क्या होती हैं? इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप 2 सिंबल्स देख रहे हैं, 2 एलिप्स शेप्स देख रहे हैं जिनके अंदर स्टार्ट और एंड लिखा हुआ है। इन्हीं को हम टर्मिनल्स कहते हैं। टर्मिनल्स आर यूज्ड टू शो द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ये बेसिकली ये बताते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट कहां से स्टार्ट होता है और कहां जाके खत्म होता है। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये हमारे एल्गोरिदम की बाउंड्स को जाहिर करते हैं कि हमारा एल्गोरिदम यहां से स्टार्ट हुआ और यहां जाके खत्म हुआ। इसके लिए हम एलिप्स शेप यूज करते हैं जिसके अंदर हम टर्मिनल का नाम लिखते हैं। अगर हम आगाज का टर्मिनल बना रहे हैं तो उसके अंदर हम स्टार्ट लिखेंगे, एंड वाला बना रहे हैं तो एंड लिखेंगे। अच्छा, टर्मिनल्स के अंदर ये बात मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, इनकी प्लेसमेंट लॉजिकल होनी चाहिए। कहां से फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ वहां पे स्टार्ट का टर्मिनल आना चाहिए, और जब फ्लो चार्ट खत्म हुआ तो वहां पे एंड का टर्मिनल आना चाहिए। दूसरे नंबर पे फ्लो लाइंस। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ एरोज इस्तेमाल हुए हैं, ये फ्लो लाइंस हैं। ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम के फ्लो को जाहिर करते हैं कि हम किस स्टेप से किस स्टेप की तरफ जा रहे हैं। सो फ्लो लाइंस आर यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। ये असल में एक लॉजिकल ऑर्डर में हमारे सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके ये बताते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस स्टेप से किस स्टेप की तरफ जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम का फ्लो जो होगा वो टेल से हेड की तरफ जाएगा। टेल हम पहले स्टेप की तरफ लगाएंगे और हेड नेक्स्ट स्टेप की तरफ लगाएंगे। सो प्रीवियस स्टेप टेल पे होगा, नेक्स्ट स्टेप हेड पे होगा। तो हमें पता चल जाएगा हमारा जो फ्लो है वो इस स्टेप से इस स्टेप की तरफ जा रहा है। सो इसलिए हम एरो सिंबल्स यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट। इस वक्त एक टेढ़ी सी रेक्टेंगल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी जिसके अंदर इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। सो जब भी आपने यूजर से कोई इनपुट लेनी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप पैरेललोग्राम यूज करेंगे और बीच में आप लिखेंगे कि आप क्या इनपुट लेने जा रहे हैं। इसी तरह जब आपने आउटपुट देनी है तो आप एक पैरेललोग्राम यूज करेंगे और उसके बीच में आप लिखेंगे कि आप क्या आउटपुट देने जा रहे हैं।
पैरेललोग्राम यूज करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि पैरेललोग्राम की तरफ एक ही फ्लो लाइन आती होती है और इससे एक ही फ्लो लाइन एग्जिट होती होती है। तो इस चीज का रिकॉर्ड रखना इंतहाई जरूरी है, किस स्टेप के कितने एंट्री पॉइंट्स हैं और कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं। तो पैरेललोग्राम का एक ही एंट्री पॉइंट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट क्या होते हैं ये हम कहीं आगे जाकर देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर एक रेक्टेंगल देख रहे हैं जिसके अंदर एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखा हुआ है। ये रेक्टेंगल जो होती है ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोसेसिंग क्या है? आपके प्रोग्राम के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो सारी की सारी आपकी प्रोसेसिंग है। तो जहां पे भी आपने किसी कैलकुलेशन को जाहिर करना है उसको आप एक रेक्टेंगल की मदद से जाहिर करेंगे। इसके अंदर आप उस कैलकुलेशन का फार्मूला लिखेंगे कि इस लेवल पे कौन सी कैलकुलेशन है जो हो रही है। प्रोसेसिंग की सिंबल की तरफ भी एक ही फ्लो लाइन आती है और एक ही फ्लो लाइन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक ही एंट्री पॉइंट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। इसके बाद हमारे पास डिसीजन सिंबल। जी हस्बे मामूल स्क्रीन के ऊपर इस वक्त डायमंड की शेप आ रही है। डायमंड शेप डिसीजन मेकिंग के लिए जाहिर होती है। तो जहां पे आपका प्रोग्राम कोई डिसीजन करता है वहां पे आप इस डायमंड शेप की मदद से जाहिर करेंगे कि हमने ये वाला एक पैरामीटर लिया, ये वाली कंडीशन ली और इस कंडीशन की बिना पे हमने ये डिसीजन किया। और इस डायमंड शेप के अंदर हम हमेशा वो कंडीशन लिखा करेंगे कि हम जो डिसीजन कर रहे हैं वो किस बना पे कर रहे हैं या उसके पीछे क्या क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं। डिसीजन सिंबल की तरफ एक ही फ्लो लाइन आती होती है लेकिन इससे दो फ्लो लाइंस निकलती होती हैं, एक डिसीजन पॉजिटिव की सूरत में, एक डिसीजन नेगेटिव सूरत में। तो हम जब भी डिसीजन किया करेंगे उसकी दो पॉसिबल स्टेट्स होंगी, या तो हमारा डिसीजन पॉजिटिव होगा, ट्रू में होगा, या हमारा डिसीजन नेगेटिव होगा या फॉल्स होगा। तो ट्रू या पॉजिटिव के लिए हम एक पाथ बनाते हैं और फॉल्स और नेगेटिव के लिए दूसरा पाथ बनाते हैं। तो डायमंड सिंबल से हमारे दो पाथ्स निकला करेंगे। ये थी हमारी सिंबल्स। उम्मीद है आपको सिंबल्स समझ में आई होंगी। आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन सिंबल्स को बकायदा यूज करके देखा करेंगे। हम जब भी एक प्रोग्राम का तज्जिया किया करेंगे तो सबसे पहले हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, तब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हमने देखना है कि एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए कौन सी गाइडलाइंस है जिनको हम फॉलो करते हैं। आपने जब भी फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करना है सबसे पहले आपने सारी रिक्वायरमेंट्स की एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना लेनी है। आपने अपने पास सारी रिक्वायरमेंट्स लिख लेनी है और उनको उसी लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है जिस लॉजिकल ऑर्डर में आप उनको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। फ्लो चार्ट क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसके अंदर मतलब चीजें एक दूसरे के अंदर घुसी हुई ना हो ताकि उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने में हमें प्रॉब्लम हो। फ्लो चार्ट का जो फ्लो होता है ये टॉप टू बॉटम होता है, मतलब आप ऊपर स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, या लेफ्ट टू राइट लेते हैं, स्टार्ट इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। लेकिन जो रिकमेंडेड है या जो हम अपनी इस कोर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो टॉप टू डाउन अप्रोच होगी और टॉप टू डाउन अप्रोच को हम आगे एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे। फ्लो चार्ट बनाते वक्त आपने बड़ा ख्याल रखना है कि फ्लो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हो, क्योंकि जब फ्लो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनके बीच में एम्बिग्विटी आएगी, कहां से फ्लो लाइन किधर की तरफ टर्न लेगी। तो इस इबहाम से बचने के लिए, उस एम्बिग्विटी से बचने के लिए आप कभी भी फ्लो लाइंस एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेंगे बल्कि आप उनको अलग अलग रखेंगे। फ्लो चार्ट बनाते हुए आपने उसके लॉजिकल स्टार्ट और एंड का ख्याल रखना है। ये बात हमने टर्मिनल्स की सूरत में भी कही थी कि जब एक फ्लो चार्ट बनता है तो आपने प्रॉपर्ली मेंशन करना है कि यहां से ये फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ और यहां पे ये एंड हुआ। सो फ्लो चार्ट आपका इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए। और अगर ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है तो आप उसके फ्लो चार्ट को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक ही पेज के ऊपर आप इतना रश डाल दें चीजों का कि चीजें एक दूसरे से अलग ही ना हो सकें, ये चीजों को समझना मुश्किल हो जाए। सो आप उसको डिवाइड करके डिफरेंट हिस्सों में बना लें, लेकिन आपने एक ही पेज के ऊपर उनका रश नहीं डालना। अब हम फ्लो चार्ट को कहां इस्तेमाल करते हैं? सो फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब एक डिजाइनर अपना प्रोग्राम डिजाइन कर लेता है तो उसको या तो वो सूडो लैंग्वेज के अंदर लिखता है जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, फिर या उसको फ्लो चार्ट की शक्ल में जाहिर करता है। तो हम ये करेंगे कि हम सूडो लैंग्वेज भी लिखेंगे और उसका फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। सो फ्लो चार्ट को हम इस्तेमाल करते हैं एक एल्गोरिथम के स्टेप्स की तरतीब को जाहिर करने के लिए। तो इसमें हम ये बताते हैं कि हमारे टोटल कितने स्टेप्स होंगे और वो किस तरतीब से चलेंगे। अपने मतवक्को कोड को समझने में मदद मिलती है। फ्लो चार्ट
की मदद से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि जब हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम को समझने में आसानी होती है और फिर उसका हल सोचने में हमें मजीद हेल्प मिल जाती है। इससे हम अपने प्रोग्राम को रिव्यू कर सकते हैं और उसको डीबग कर सकते हैं। रिव्यू का मतलब होता है कि बनाने के बाद उसको अच्छे तरीके से गौर व फिक्र करके सोचना कि क्या हमने अपना प्रोग्राम सही बनाया कि नहीं बनाया। और डीबग का मतलब है कि अगर उसके अंदर कोई एरर है, कोई गलती है, तो उसको ढूंढना, उसको फाइंड करना और देन उसको रिमूव करना। फ्लो चार्ट बनाने से हमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि अगर हमने एक नया स्टेप ऐड करना है तो हम फ्लो चार्ट के अंदर उसकी जगह इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये स्टेप जो है ये किस जगह पे फिट बैठेगा, ये कौन से स्टेप से पहले होना है, ये कौन से स्टेप के बाद होना है, जिससे हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और हम मतलब खुली बाहों से किसी भी नए चेंज को या किसी भी नए स्टेप को वेलकम कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक फ्लो चार्ट की एग्जांपल बनी हुई है, जिसमें आप देखें कि टॉप पे ये स्टार्ट है। स्टार्ट के अंदर हम बता रहे हैं कि यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा। उसके बाद एक पैरेललोग्राम हमने यूज किया है, जिसके अंदर हमने बताया कि इनपुट नंबर 1, नंबर 2, कोई दो नंबर हमने जो इनपुट करने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके एक सम बनाएंगे और उस सम को हम प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई कि दो नंबर्स इनपुट करवाने हैं, उनका सम करना है और सम करने के बाद जो रिजल्ट्स आने उनको स्क्रीन पे दिखाना है। इस तरह इट्स द सेकंड एग्जांपल। इसके अंदर भी हम वही कर रहे हैं, हम बता देंगे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और सबसे पहले वो यूजर से उसके मार्क्स पूछेगा। मार्क्स पूछने के बाद वो डिसाइड करेगा कि अगर तो उसके मार्क्स जो 33 या 33 से ज्यादा हैं तो वो कहेगा कि यू आर पास। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम ये वाला पाथ लेंगे, यूजर को कहेंगे यू आर पास और हम अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे। और इसी तरह अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है और मार्क्स 33 से कम है तो फिर हम ये वाला पाथ लेंगे और स्क्रीन पे फेल प्रिंट करके अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे। सो इस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग को देखा कि एक फ्लो चार्ट के अंदर हम डिसीजन मेकिंग को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस चीज को हम आगे डिटेल से देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? उम्मीद है पसंद आया होगा। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिए। और प्लीज इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपने जानने वालों को भी सेंड कीजिए ताकि इस इल्म के सफर में वो भी हमारे हमराही बन सकें। और प्लीज इस चैनल को प्रमोट करने में मेरा साथ दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।